अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि वर्डप्रेस के थीम्स कैसे बनाए जाते हैं, उनमें कौन-कौन सी फाइल्स होती हैं और उसका बेसिक हमने इंट्रोडक्शन किया था। आज के इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि टेम्पलेट हायरार्की क्या चीज़ है वर्डप्रेस में और हम वर्डप्रेस में सीएसएस या जावास्क्रिप्ट वगैरह कैसे इनक्लूड करते हैं अपने थीम के अंदर। और साथ ही साथ ये कि वर्डप्रेस की जो लूप है डब्ल्यूपी क्यूरी वो क्या चीज़ है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस आते रहें न्यू लेक्चर्स के। और अगर आप यही कोर्स हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ लाइव करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके खुद को नेक्स्ट बैच में एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा यहाँ पे मेरे साथ एक सीन हुआ है कि ये जो पासवर्ड था मुझे याद नहीं और इसने मुझे ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर दिया हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, नंबर 1 तो ये कि आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम लोकल होस्ट में हैं और लोकल होस्ट से ईमेल्स नहीं जाएँगी, तो आपके पास एक और हल है। जैसा कि आपको याद है कि आपकी सारी की सारी जो अ, आपकी जो वर्डप्रेस की सारी सेटिंग्स हैं, आपको याद होगा कि एक इसने ऑटोमैटिकली टेबल्स क्रिएट किए थे एक डेटाबेस के अंदर, जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे। अब इन डेटाबेस में से एक कोई वो डेटाबेस है, तो मैं सबसे पहला यहाँ पे काम करूँगा कि जिधर ये थीम पड़ा हुआ है, इसको करूँ रिवील इन फाइंडर, ठीक है? बैक, एक और बैक, एक और बैक। यहाँ डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग के बारे में मैंने आपको बताया था। तो डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग को ओपन करके नंबर 1 मैं यहाँ से देखूँगा कि डेटाबेस कौन-सा यूज़ हो रहा है। ये होगा डिफाइन डीबी नेम के अंदर, ये, ठीक है? अब ये डेटाबेस है। अगर आप अंडरस्कोर यूज़ करें और मल्टीपल हों, तो ये ऐसे उनको ग्रुप भी कर देता है। यहाँ पे आ गया तो ये इसके अंदर ये डेटाबेस है। यहाँ पे यूज़र्स के अंदर आपके सारे के सारे यूज़र्स होंगे, ठीक है? अब इसमें पासवर्ड जो है वो इस तरह से हैश किया गया। नंबर 1 चीज़ तो ये कि इसको आप एडिट इस तरह से अगर कुछ करें, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये न्यू पासवर्ड है, तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपको हैश्ड पासवर्ड चाहिए। तो क्विक हल इसका एक ये है, एडिट करें इसको, यहाँ यूज़र पासवर्ड की फ़ील्ड, इस पे एक फ़ंक्शन यहाँ पे अप्लाई करें md5 और अब यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिख सकते हैं। मैं इसमें पासवर्ड दे देता हूँ ये, ठीक है? इसको करते हैं गो और उसने उसको हैश करके स्टोर करवा दिया। अब इसको यहाँ पे करते हैं हम चेक, सेम पासवर्ड वो मैं यहाँ पे दूँगा, तो उसने मुझे लॉगिन करवा दिया। और इन केस अगर आप चाहते हो कि आपने एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है, मैंने एक छोटा-सा टूल यहाँ पे बना के रखा है risk.codes पे। टूल्स में आके आप ये वर्डप्रेस यूज़र एसक्यूएल जनरेटर, इसको करें यूज़। जो आपने न्यू यूज़र बनाना है उसका यूज़र नेम यहाँ पे, ईमेल यहाँ पे, पासवर्ड यहाँ पे और डिस्प्ले नेम उसको कोई दे दें, ठीक है? मोर ऑप्शंस के अंदर आप उसका रोल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपका टेबल प्रीफिक्स चेंज है तो वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप। जनरेट करें और इस एसक्यूएल को कर लें कॉपी और यहाँ पे आके आप करें एसक्यूएल में ये, इस चीज़ की आपको अक्सर उस जगह पे ज़रूरत पड़ सकती है। अब मैंने इसको किया रन क्यूरी को, तो उसने क्या किया, यहाँ डब्ल्यूपी यूज़र्स में ये यूज़र नेम क्रिएट कर दिया। इसकी आपको रियल लाइफ में अक्सर ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ पे क्लाइंट जो है उसने आपको होस्टिंग की एक्सेस दे दी, लेकिन वो भूल गया आपको वर्डप्रेस की एक्सेस देना। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं कि आपके पास अगर उस डेटाबेस की एक्सेस है,
तो आप अपना वर्डप्रेस का यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और फिर वही यूज़र नेम यहाँ पे आके लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया छोटा-सा यहाँ पे आपके लिए टिप, ठीक है? अब कंटिन्यू करते हैं थीम डेवलपमेंट पे। तो हमने ये मैं यहाँ पे आ जाऊँ वीएस कोड में, इसको अब कर देते हैं बंद। हमने ये 3 फाइल्स कल बनाई थी, फुटर, हेडर और इंडेक्स। इनमें से इंडेक्स जो है सिर्फ़ ये है जो एक टेम्पलेट की फ़ाइल है। हेडर और फुटर इनको आप कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री फाइल्स हैं कि जो आप किसी टेम्पलेट के अंदर गेट हेडर करके यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक चंद एक और काम करने हैं। नंबर 1 कि फ़िलहाल हमारी सारी सीएसएस हेडर के अंदर है, जो कि आपको अगर पिछले लेक्चर्स याद है मैंने बताया था कि ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है। तो मैं इस सारे को क्या करूँगा, यहाँ से कर देता हूँ कट, ठीक है? इसको कर देता हूँ डिलीट और अब इसको एक न्यू फाइल में हम स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास क्योंकि वर्डप्रेस को ज़रूरी होती है style.css, तो मैं उसी के अंदर अपने ये ऊपर जो थीम का हेडर था, उसके बाद नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गई। अब इसके आने से क्या होगा? सीएसएस उड़ गई, लेकिन आपने इसको अटैच अब करना है। अटैच करने के लिए जो बेस्ट तरीका है, करने को आप हेडर के अंदर यहाँ पे भी कर सकते हैं लिंक, लेकिन इसका मसला क्या होगा कि आपकी थीम की डायरेक्टरी हर जगह पे चेंज होगी, ठीक है? मैं ऐसा करता हूँ, आपको ना दिखा ही देता हूँ। ये मैंने किया लिंक, इधर अगर मैं करता हूँ style.css, तो अब इश्यू ये है, उसको वो फाइल फाइंड नहीं होगी। स्टाइल डॉट ये आ गई, ठीक है? तो यहाँ पे आप इश्यू अब देखें, ये तो आ गई, लेकिन इसको ओपन अगर करूँ, तो ये style.css यहाँ रूट से पकड़ रहा है, जबकि हमारी ये वर्डप्रेस में नहीं है, हमारी ये यहाँ पे है इधर डब्ल्यूपी कंटेंट, थीम्स, थीम का नाम था टेक राइट और फिर ये डैश था आई थिंक, डब्ल्यूपी कंटेंट, थीम्स, टेक राइट थीम, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको पाथ सेट कर दूँ, ये आ गई हमारी सीएसएस फाइल। तो इससे मुराद है क्या हम ये कंप्लीट यूआरएल लगा सकते हैं? टेक्निकली लगा सकते हैं, पॉसिबल है। इसको मैं अब करूँ रिफ्रेश, तो ये वर्क कर रहा है। लेकिन इन केस अगर जो यूज़र है, वो कभी-कभार सिक्योरिटी के लिए डब्ल्यूपी कंटेंट का नाम चेंज भी कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि उसने जब आपका थीम डाउनलोड किया है, तो उसके आगे कोई वर्ज़न लिखा हुआ है, तो आपके थीम का नाम भी चेंज हो गया, लाइक V1, ठीक है? तो आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जो वर्डप्रेस आपको कहता है कि यूआरएल, ये फंक्शन आपको आपकी जो थीम एक्टिव है, उसका यूआरएल देगा, ठीक है? आप यहाँ पे देखें, ये कि आपके थीम में अगर कोई इमेज पड़ी है, उसको आपने लगाना है, तो आप शुरू में करें इसको इको और आगे फिर उसका पाथ दे दें। ये तो ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से उठा के इधर कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है? अब भी ये वर्क करेगा, लेकिन वर्डप्रेस कहता है ये भी रिकमेंडेड तरीका नहीं है। ये वर्क करेगा, हमेशा करेगा, लेकिन रिकमेंडेड तरीका ये नहीं है। रिकमेंडेड तरीका क्या है कि थीम के अंदर एक और फाइल होती है functions.php, स्पेलिंग आपने सेम रखने हैं। इसके अंदर आप थीम की फंक्शनैलिटी जो है, उस पे काम कर सकते हैं और वर्डप्रेस आपको एक फिर कोड देता है, कुछ फंक्शंस हैं WP-enqueue स्टाइल। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप एनक्यू करते हैं
कतार में लगाते हैं और फिर वर्डप्रेस इसको अटैच कर लेता है अपनी स्टाइल शीट को। इसका यहाँ से स्निपेट, ये प्रॉपर मेथड है। ये कोड आप यहाँ से उठाएँ, ठीक है? इस कोड को मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पीएचपी स्टार्ट कर लें, ये आ गया। ये कोड क्या कर रहा है? आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? मैं इसको अब कह देता हूँ हमारे थीम का क्या नाम था? टेकराइट। टीआर कर देते हैं, ठीक है? कोई भी उसमें स्लग ऐसा कर दें ताकि फंक्शन नेम किसी और थीम के साथ मैच ना हो। इनक्यू स्क्रिप्ट्स, ये मैंने इस फंक्शन को नाम दे दिया। अब इस फंक्शन के अंदर आप 2 फंक्शन कॉल करेंगे। यानी जितने मर्ज़ी दफ़ा ये कर सकते हैं। एक फंक्शन है डब्ल्यूपी इनक्यू स्टाइल और एक है डब्ल्यूपी इनक्यू स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आप यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स के लिए, जो कि हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। फ्यूचर में जब हम जावास्क्रिप्ट इसमें ऐड करेंगे, तब इसको अनकमेंट करके यूज़ कर लेंगे। इनक्यू स्टाइल में क्या है, आपने यहाँ पे कुछ नाम देना है उसको, ठीक है? कि ये कौन-सी स्टाइल शीट है। मैं इसको कह देता हूँ टेकराइट मेन, कि उसकी मेन सीएसएस है ये। और ये आ गया गेट स्टाइल शीट यूआरआई। ये खुद ब खुद स्टाइल डॉट सीएसएस आपकी ग्रैब कर लेगा। इन केस अगर आपने यहाँ पे फाइल डिफरेंट रखी हो इस तरह से, तो फिर आप क्या करेंगे, अब ये वाला फंक्शन यहाँ पे डॉट जोड़ने के लिए और आगे कर देंगे वो फाइल डॉट सीएसएस, ठीक है? तो फिलहाल हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये फंक्शन डिफाइन हो गया, फिर आपने इसको करना है ऐड एक्शन। ये पार्ट आपने सेम रहने देना है। ये एक्शंस क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो आपने ये इसको ऐसे ही रहने देना डब्ल्यूपी इनक्यू स्क्रिप्ट्स, ठीक है? और इस फंक्शन के नाम को यहाँ सेकंड पैरामीटर में कर देना है, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, फंक्शन डिफाइन हुआ, उसमें आपने बताया कि ये सीएसएस मैंने लगानी है अपने थीम में, और फिर ऐड एक्शन करके आपने वो फंक्शन को उसमें हुक कर दिया। अब ये काम हो गया, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अब आ जाते हैं वापिस, यहाँ पे किया रिफ्रेश तो ये चल रही है। अब ये वर्क कैसे करती है, थोड़ी-सी मैं इसकी बैकग्राउंड भी बता दूँ आपको। ये जो आपने लगाया था डब्ल्यूपी हेड, ये खुद ब खुद देख रहा होता है कि थीम के अंदर और जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल हैं, उनमें से कौन-कौन सी जो कोड हैं, वो बता रहे हैं कि ये सीएसएस इंक्लूड करनी है, ये जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करनी है, हेड के अंदर ये मेटा टैग लगा दो, फलाँ चीज़ लगा दो। तो ये सारा कुछ बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा होता है वर्डप्रेस में, और ये फंक्शन अगर आपने यहाँ पे लगाया, तो आपकी ये इनक्यू स्क्रिप्ट्स या स्टाइल ये वर्क करेंगे, ठीक है? अगर मैं यहाँ से इसको कर दूँ कमेंट, नहीं करेंगे। या अगर मैं अब इसको यहाँ से कर दूँ या चाहे इस पूरे को, तो भी ये नहीं करेगा वर्क। तो ये आ गया अब वापस, ठीक है? नंबर 1 ये चीज़ हो गई कि हमने इनक्यू चीज़ें कैसे करनी है, और इसी मेथड से जब हम जावास्क्रिप्ट अपनी लोड करना चाहेंगे, तो उसको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे नाम दिया, ठीक है? ये आ गया आपकी गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई, और उसमें आपने बताया कि अंदर थीम के अंदर जेएस का फ़ोल्डर होगा और उसके अंदर ही फ़लाँ-फ़लाँ फ़ाइल होगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, यहाँ से कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है? इस तरह से। फिर ये बताता है कि इसको कौन-कौन सी डिपेंडेंसीज़ चाहिए। मैं फ़िलहाल इसकी बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन इन केस अगर आपको रिक्वायर्ड है जेक्वेरी, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं जेक्वेरी। ये बता रहा है आपके जो वर्ज़न है आपकी स जावास्क्रिप्ट का वो कौन-सा है, और ये बता रहा होता है कि उसको कहाँ पे करना है, इन क्यू, हेडर में या फुटर में। आप इसको यहाँ से अ, ये है इसका फंक्शन रेफरेंस, फर्स्ट आ गया हैंडल, उसका सोर्स, डेप्थ्स डिपेंडेंसीज़, डेप्थ्स, ठीक है? और फिर आ गया वर्ज़न,
ये आ गई डिपेंडेंसीज, ये आ गया वर्जन, और उसके बाद है ये आर्ग्यूमेंट्स। ये अगर आप इसको फुटर में करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर इसको ट्रू कर देंगे, तो ये फुटर में इनक्लूड होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये होगी फॉल्स, तो इसको मैंने ट्रू किया, तो यहाँ पे देखते हैं इसको मैंने किया रिफ्रेश, बल्कि व्यू पेज सोर्स कर देते हैं, और अब इसको ये फाइंड करते हैं कहाँ पे है। तो ये आपको नज़र आ रहा है फुटर में, ये फुटर के बाद यहाँ पे उसने इनक्लूड कर दिया, लेकिन क्योंकि वो फाइल मौजूद नहीं है तो वो एक्चुअली वर्क नहीं कर रही। उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। इसको मैं कर दूँ कमेंट। अब चले आते हैं हम टेम्पलेट हायरार्की पे। क्या चीज़ है वो? ये एक मेन टॉपिक है और इसको आपने ध्यान से सुनना है। ये है वर्डप्रेस की टेम्पलेट हायरार्की, कि आपने जैसे देखा कि वर्डप्रेस कई काम अपने आप कर रहा होता है। जैसे ये इनक्लूड करवाना, उसको पता है कि अब ये इनक्लूड हो गई है, अब ये डब्ल्यूपी हेड के अंदर मैंने कॉल कर देनी है। इसी तरह से टेम्पलेट हायरार्की क्या करती है, यहाँ पे आपको एक इमेज मिल जाएगी। ये आगे वो इमेज मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें आप देखें, ये यहाँ पे एक डायग्राम बनी है बहुत बड़ी, ठीक है? वो बता रहा है कि आर्काइव पेजेस जो हैं, उनमें से अगर ऑथर का आर्काइव हो या अगर कैटेगरी का आर्काइव हो, तो ये आगे बता रहा है कौन-कौन सी फाइल्स होंगी, ठीक है? इसी तरह डेट आर्काइव, टैग आर्काइव, ठीक है? ये क्या कर रहा है, आर्काइव पेजेस सबसे पहला क्वेश्चन होते क्या हैं? आप किसी भी ब्लॉग पे आ जाएँ, हम क्लाउडवेज़ का ब्लॉग ओपन कर लेते हैं। अब ये एक आर्काइव पेज है। आर्काइव पेज किसको कहते हैं? कि जहाँ पे लिस्ट सारी आ रही है पोस्टों की, ठीक है? इसी तरह डिज़ाइन्स वैली का ब्लॉग अगर ओपन कर लें, तो यहाँ पे ये आर्काइव पेज है, कि ये सारी लिस्ट आ रही है पब्लिक फेसिंग, जहाँ पे ब्लॉग्स शो हो रहे हैं। किसी ब्लॉग पे क्लिक करें, तो अब ये पेज ये आर्काइव नहीं है, क्योंकि ये मेन उसको कंप्लीट दिखा रहा है, कंप्लीट वो पोस्ट, ठीक है? तो आर्काइव पेजेस इनको कहते हैं जहाँ पे लिस्ट आ रही हो, बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आर्काइव पेजेस की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। ऑथर आर्काइव, इससे मुराद है कि मैं अगर यहाँ से किसी ऑथर पे क्लिक करूँ, तो ये आ गया। ये बता रहा है स्लैश ब्लॉग स्लैश ऑथर, आगे उस ऑथर का यूज़र नेम, और बता रहा है उस ऑथर के बारे में, और फिर नीचे दिखा रहा है कि इस ऑथर की कौन-कौन सी ब्लॉग पोस्टें हैं। है यहाँ भी लिस्ट ही, लेकिन ये उस ऑथर की लिस्ट है, ठीक है? ये हो गया ऑथर आर्काइव। इसी तरह से कैटेगरी आर्काइव, आपने गेस कर लिया होगा कि अगर हम किसी कैटेगरी को ओपन करें, जैसे यहाँ पे ये वूकॉमर्स है, तो अब ये बता रहा है कि वूकॉमर्स की जो सारी ब्लॉग पोस्ट हैं, वो ये हैं, ठीक है? इसी तरह से डेट आर्काइव, किसी स्पेसिफिक डेट से रिलेटेड, कस्टम पोस्ट टाइप, कस्टम टेक्सोनॉमी, ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। टैग आर्काइव्स, ठीक है? टैग्स आपने देखे होंगे अब तक। तो ये हो गए सारे आर्काइव पेजेस। अब ये डायग्राम क्या बता रही है कि आपकी टेम्पलेट हायरार्की कैसे वर्क करती है। हम यहाँ पे आए, मैं इधर आ जाता हूँ, पोस्ट के अंदर कैटेगरी, ठीक है? ये बता रहा है कि अनकैटेगराइज्ड एक के नाम से एक कैटेगरी बनी है, और उसके अंदर एक पोस्ट है। इसको मैं करता हूँ व्यू, तो इसने ये पेज ओपन कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिएगा, इस पेज पे क्या है, कैट इज़ इक्वल टू 1, कैटेगरी की आईडी है 1। तो यहाँ पे वो एक्चुअली क्या करवा रहा है, उस कैटेगरी की पोस्टें शो करवाएगा, लेकिन क्योंकि हमने अभी थीम कंप्लीट नहीं किया, इस वजह से शो नहीं हो रही। तो अब यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ये आर्काइव पेज है? यस। कौन सा आर्काइव पेज है? कैटेगरी आर्काइव। आगे फिर वो कर रहा है कि अगर यहाँ पे मौजूद होती हमारे थीम में कैटेगरी डैश आगे उसका स्लग डॉट पीएचपी, तो इसने वो रेंडर करनी थी, वो नहीं है। यानी हमारे थीम के अंदर यहाँ पे देखें, इसमें वो फाइल नहीं मौजूद।
तो इसने वो रेंडर नहीं की। फिर उसने चेक किया कैटेगरी डैश उस आईडी के नाम से फ़ाइल मौजूद है, वो भी नहीं है, ठीक है। फिर उसने देखा कैटेगरी डॉट पीएचपी मौजूद है, वो भी नहीं है। फिर उसने देखा कि आर्काइव डॉट पीएचपी मौजूद है, वो भी हमारे थीम में नहीं है। तो नेक्स्ट वो फाइनली फिर आया इंडेक्स डॉट पीएचपी रेंडर करवा दो, ठीक है। और हमारे थीम के अंदर क्योंकि इंडेक्स है, तो ये रेंडर हो रही गया। इसको मैं यहाँ से कुछ चेंज अब करता हूँ, आप देखिएगा ये कि अब उस कैटेगरी आर्काइव पेज पे इंडेक्स डॉट पीएचपी का टेम्पलेट रेंडर हो रहा है। इसका अब हल क्या है? हम कर सकते हैं या आर्काइव डॉट पीएचपी बना दें। वो क्या करेगी, यहाँ से आप डायग्राम्स अगर देखें कि सारे के सारे आर्काइव पेजेस पे रेंडर होगी। अगर कैटेगरी डॉट पीएचपी बना दें तो वो होगी। मैं यहाँ पे अब एक काम करता हूँ, कैटेगरी डॉट टीएचपी बनाता हूँ और इसमें सिर्फ ये लिख देता हूँ, ठीक है। इसको आके किया रिफ्रेश, तो अब वो रेंडर होना शुरू हो गई। एक चीज़ आपने यहाँ से अंडरस्टैंड कर ली होगी कि टेम्पलेट हायरार्की कैसे वर्क करती है। अब मैं यहाँ से ना ये सारा कोड उठाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। इसको कह देता हूँ कैटेगरी आर्काइव, ये आ गई। कोलन आगे यहाँ से इको कर देते हैं, इसका एक फंक्शन है गेट करंट कैटेगरी नेम। ये आई थिंक उसमें लूप के अंदर वर्क करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा। यस, ये नहीं करेगा। इसका वो था ये सिंगल कैट टाइटल, तो ये ले आया उसका टाइटल। आपकी जितनी भी अब कैटेगरीज होंगी, किसी भी कैटेगरी के आर्काइव पेज पे अगर यूज़र आएगा तो वहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से जैसे मर्जी चेंज कर लें, ये आ गई। अब नेक्स्ट ये है कि अंदर पोस्ट जो है वो आप डायनामिकली लाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कंक्लूजन्स थोड़ी सी कर लें ज़रा, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले। आर्काइव पेजेस आपको क्लियर हो गए। इसी तरह सिंगुलर पेजेस, ये वो सारे पेजेस हैं जो सिंगल हैं। सिंगल से मुराद कि कोई पेज डॉट पीएचपी, अगर हम यहाँ से एग्जांपल ले लें तो आप देखें ये पार्टनर्स पेज, ठीक है। वैसे तो ये पीएचपी में बनी है लेकिन एग्जांपल के लिए ठीक है कि ये एक पेज है, ठीक है, जहाँ पे लिंक्स वगैरह लगे हैं, वैसे ही कंटेंट है, ये सिंगल पेज है। इसी तरह किसी पोस्ट को ओपन करें, ये एक सिंगल पेज है, ठीक है, कि सिर्फ उस पोस्ट के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये सारे हैं सिंगुलर पेज। उनमें फिर आगे दो तरह के आते हैं, सिंगल पोस्ट पेज और स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेजेस आपके होते हैं जो आपने यहाँ पेजेस के अंदर जाके क्रिएट किए हैं, तो उनके टेम्पलेट भी आप, जैसे हम कैटेगरी का भी चेंज कर रहे हैं, उनके टेम्पलेट आप चेंज कर सकते हैं। और जो यहाँ पे है सिंगल पोस्ट पेज, इसमें आ जाते हैं आपकी ये पोस्टों वाले पेजेस, यानी आपकी ब्लॉग पोस्ट। और इसी तरह के आप कस्टम भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे बुक्स, मूवीज़, इवेंट्स, किसी भी नाम से आप कस्टम डिफाइन कर सकते हैं। तो वो भी क्या किस कैटेगरी में आएंगे? सिंगल पोस्ट पेज की कैटेगरी में। फिर आगे ये मज़ीद चेक कर रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे बता रहा है कि ये अटैचमेंट डॉट पीएचपी, ये सिंगल पोस्ट, अगर वो नहीं होगी तो सिंगल डॉट पीएचपी। और पेज डॉट पीएचपी किसके लिए? आपके स्टैटिक पेजेस के लिए। अगर वो दोनों मौजूद नहीं होंगी तो सिंगुलर डॉट पीएचपी, वो भी नहीं होगी तो इंडेक्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये कुछ स्पेशलाइज्ड पेजेस होते हैं। साइट का अगर आप फ्रंट पेज कुछ डिफरेंट करना चाहते हो,
जैसे अब यहाँ पे जब आए ब्लॉग पे, तो ये एक्चुअली एक आर्काइव पेज नहीं है। यहाँ पे किसी चीज़ को उसने हाईलाइट किया है, फिर वो दिखा रहा है कि मोस्ट पॉपुलर ये वाली है, फिर वो दिखा रहा है कि वर्डप्रेस की कैटेगरी में ये है, वूकॉमर्स की कैटेगरी में ये 3 है और आगे सी मोर का लिंक लगा है, ठीक है? और इस तरह से बाकी उन्होंने यहाँ पे केस स्टडीज़ शो करवाई हुई हैं। तो ये है ज़रा स्पेशलाइज़्ड टेम्पलेट। तो साइड फ्रंट के लिए यानी होम पेज पे शो करने के लिए आप फ्रंट पेज डॉट पीएचपी बना सकते हैं, ठीक है? वो नहीं होगा तो होम डॉट पीएचपी और वो भी नहीं होगा तो इंडेक्स, जो कि हमारे केस में चल रहा है। इसी तरह ब्लॉग की जो इंडेक्स पेजेस हैं, उनके लिए होम डॉट पीएचपी और वही सीन। जो एरर कहीं पे आ जाए 404, अगर मैं यहाँ पे करूँ कैटेगरी ये कर देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 404। फिलहाल क्योंकि हमारा 404 टेम्पलेट नहीं बना, मैं आपको एग्जांपल यहाँ से दिखा देता हूँ। ये पेज नॉट फाउंड, तो इसका भी आप टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखते हैं एरर 404 पेज 404 डॉट पीएचपी, ठीक है? तो ये आपकी फ़ाइल आपकी थीम में मौजूद होगी फ़ाइल, तो वो उसको शो करवाएगा जब 404 का एरर उसमें दिखाना होगा। इसी तरह सर्च रिज़ल्ट्स के पेज वो आ जाएँगे सर्च डॉट पीएचपी। उम्मीद है आपको टेम्पलेट हायरार्की की समझ आ गई होगी कि ये वर्क कैसे कर रही हैं, ऑटोमेटिकली रेंडर होती हैं और वो फ़ाइल अगर आपके थीम में मौजूद हो, तो रेंडर होगी और इसकी प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है? कि फ़लाँ फ़ाइल अगर होगी तो वो पहले शो हो जाएगी, वो रेंडर हो जाएगी। अगर वो नहीं मौजूद फिर वो नेक्स्ट में आएगा। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस तो हम करते रहेंगे, लेकिन अब थोड़ा-सा हम मूव कर देते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ आज के, और वो है क्यूरी। डब्ल्यूपी क्यूरी, वर्डप्रेस की लूप भी उसको कहते हैं। और ये क्या चीज़ है? हमने यहाँ पे देखा कि हम कैटेगरी के पेज पे आए हैं, ठीक है? और उसको खुद ब खुद पता है कि मैंने कैटेगरी डॉट पीएचपी को रेंडर करना है। इस वजह से यहाँ पे हमने ये किया था, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। कैटेगरी का नाम भी आ गया। इसी तरह अगर हम जाएँ होम पेज पे, अब मैं ये बाकी कुछ टैब्स कर दूँ बंद। हम आए होम पेज पे, तो यहाँ पे ये ब्लॉग आर्काइव के नाम से आ रहा है, ठीक है? अब वर्डप्रेस को जैसे ये सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं कि ये कौन से पेज पे है और मैंने कौन-सा टेम्पलेट रेंडर करना है। वैसे ही वर्डप्रेस बिहाइंड द सीन खुद ब खुद एक क्यूरी चला रहा होता है डेटाबेस से, कि अगर होम पेज पे है तो यहाँ पे सारी ब्लॉग्स आएंगी, अगर किसी कैटेगरी के पेज पे है तो यहाँ पे उस कैटेगरी की सारी पोस्टें आएंगी, और अगर किसी सिंगल पोस्ट पे हो जैसे ये हेलो वर्ल्ड, तो वहाँ पे उसको खुद ब खुद पता है कि मैंने एक तो सिंगल डॉट पीएचपी टेम्पलेट, ठीक है, जैसे वो हायरार्की थी सारी, और दूसरा ये कि मैंने वो वाली पोस्ट यहाँ पे दिखानी है। तो ये सारी वो करता कैसे है बिहाइंड द सीन, वो खुद ब खुद लगाता है क्यूरी। ये क्यूरी मौजूद है डब्ल्यूपी क्यूरी के नाम से, एक क्लास डिफाइंड है वर्डप्रेस के अंदर, वो उसको खुद ब खुद यूज़ कर रहा होता है। और आपने क्या करना होता है, मैं यहाँ से अगर कैटेगरी वाले पेज पे आपको करके दिखाऊँ, कैटेगरी डॉट पीएचपी, ठीक है? अब सबसे पहले तो मैंने देखना है किस पार्ट को मैंने लूप में लेना है। ये एक आर्टिकल, ये, ठीक है? ये एक और, तो मुझे पता है अब आर्टिकल जो टैग है इसको मैंने लूप में लेना है, तो मैं एक इनमें से रख लूँगा, बाकी कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि वो लूप के साथ खुद ब खुद रिपीट होते जाएँगे। अब मुझे पता चल गया मैंने यहाँ से लूप चलानी है और यहाँ तक होगी, ठीक है? अब लूप क्या है? एक तो आप सिंपली पहले कंडीशन लगा दें, ठीक है? इफ हैव पोस्ट्स, तो ही ये वर्क करे, ठीक है? और लूप में भी व्हाइल, और इसमें फंक्शन हैव पोस्ट्स, ये, इससे ये लूप चलना शुरू हो जाएगी और उतनी दफ़ा चलेगी जितनी उस पेज पे उस टाइम वर्डप्रेस ने पोस्टें शो करवानी है।
अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो आपने लूप के बाद इसके अंदर यहाँ पे कॉल करना है, दी पोस्ट, दैट्स इट। यहाँ पे अब मैं ये ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे पीएचपी दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में मैंने ये अपनी एचटीएमएल लेके आनी है, जो रिपीट करवानी है। ये आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, सिर्फ एक आ रही है। ये हमारा स्टैटिक था, इसको मैं फ़िलहाल कर देता हूँ कमेंट। पेजिनेशन हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में करेंगे, आज नहीं, आज के लिए बहुत हो गया। ये आ गई। अब क्योंकि हमारे पास एक ही पोस्ट है, तो ये एक ही दफ़ा आ रही है, ठीक है। अगर मैं पोस्ट एक और ऐड करूँ, अनदर टेस्ट पोस्ट, और इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, इसको अगर मैं करूँगा पब्लिश, तो अब ये यहाँ पे तो नहीं आएगी। हाँ, सॉरी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज़्ड होती है। मैं इसकी कैटेगरी अगर यहाँ से रिमूव कर सकूँ, ये, ठीक है। तो अब क्या होगा कि होम पेज की क्वेरी में वो दोनों आएँगी, लेकिन क्योंकि हमने index.php टेम्पलेट अभी चेंज नहीं किया, या उसको हम क्विकली कर ही देते हैं। ये किया और इसको यहाँ से कर दिया वही ब्लॉग आर्काइव, ठीक है। अब जो है कैटेगरी पेज, इस पे एक ही, होम पेज पे 2 दफ़ा वो लूप आ रही है, ठीक है। तो लूप हमारी ठीक वर्क कर रही है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। जहाँ पे आपने टाइटल को इको करवाना है, वहाँ पे आप पीएचपी से दी टाइटल फंक्शन कॉल कर देंगे। इसको इको करवाने की ज़रूरत नहीं। मैंने ये इंडेक्स में किया, तो मैं इधर आके चेक करता हूँ, तो ये आ गया। ये आ गई हेलो वर्ल्ड, ये आ गई अनदर पोस्ट टेस्ट, ठीक है। अनकैटेगराइज्ड में भी कैटेगरी डॉट पीएचपी में मैं इसको करता हूँ चेंज दी टाइटल, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से ये और भी फंक्शंस हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सिंगल डॉट पीएचपी भी कंप्लीट करेंगे और कुछ और भी साथ काम करेंगे। थीम डेवलपमेंट ही हमारी कंटिन्यूड रहेगी। आज के हमारे टॉपिक में था कि लूप क्या है ये, ठीक है, जो हमने लगाई। टेम्पलेट हायरार्की क्या चीज़ है, और दूसरा ये कि सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को कैसे इनक्यू किया जाता है और ये सब कुछ कैसे वर्क करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो या कहीं से समझ नहीं आई, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, अपने क्वेश्चन मुझसे कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स भी आते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी टीम डेवलपमेंट को ही, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।